Hi everyone. So let's start with our new topic that is actually हम है ना वो करेंगे आज क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम की ना मतलब टाइप ऑफ द उसकी स्टार्टिंग कैसी हुई वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन. डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन. ठीक है, मैं ईएम लिखती हूँ, मेरी हैबिट है ईएम लिखने की. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा लिखोगे. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहीं से आपके जो आगे के कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे. तो प्लीज इसको ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना. बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बट लिसन इट वेरी केयरफुली. देखो, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पता है कोई भी रेडिएशन होती है. एक्स रेज, गामा रेज, यूवी होता है, विजिबल हो गया, एफएम, एएम, जो भी रेडियो वेव्स वगैरह जो भी हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर ली है. ठीक है, अगर आप किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर किसी को कुछ डाउट है तो वो प्लीज प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले ड्यूअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन के अंदर हम डुअल बिहेवियर स्टडी करेंगे. एक्चुअली जो फोटोन होता है ना, जो फोटोन, अब फोटोन क्या होता है वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फोटोन एक लाइट के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लाइट का, जिसे हम फोटोन कहते हैं. साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, उन्होंने ये सारा कंसेप्ट दिया था. डी ब्रोगली. ठीक है, डी ब्रोगली वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये कहा कि फोटोन जो होता है ना, फोटोन उसका डुअल बिहेवियर होता है. मतलब उसकी एक वेवलेंथ भी शो करता है और वो मोमेंटम भी शो करता है या फिर वेलोसिटी भी शो करता है. मोमेंटम भी शो करता है और वेलोसिटी भी शो करता है. ठीक है, मतलब कि जो फोटोन है, लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है फोटोन डुअल बिहेवियर शो करता है. मतलब वो वेवलेंथ भी शो करता है, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी भी शो करता है. तो डी ब्रोगली ने कहा जैसे कि फोटोन दोनों चीज शो कर रहा है, उसी तरीके से इन द सिमिलर वे कोई भी मैटर है या फिर आप मैटर के अंदर स्पेसिफिक कह सकते हो रेडिएशन है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मैटर, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन कोई भी है, उनका भी तो फिर डुअल बिहेवियर होना चाहिए. उनका भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए. ये कहा था उन्होंने कि होना चाहिए, ये ऐसे नहीं कहा था कि होता है. अभी तक ये था स्टार्टिंग, जब हम चल रहे हैं स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे फोटोन का वेवलेंथ और मोमेंटम, वेलोसिटी, मतलब कि पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करता है, वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है. सिमिलरली जो मैटर, रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी डुअल बिहेवियर होना चाहिए. इन तीनों की भी जो है क्या कहते हैं, मोमेंटम होना चाहिए इनके पास भी, वेवलेंथ इनको भी शो करनी चाहिए, है ना. तो इनके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए. तो इस थ्योरी के बेसिस पे जो ये हमने अभी पढ़ा है, स्टेटमेंट के बेसिस पे डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया. वो रिलेशन था वेवलेंथ और पी के बीच में. पी क्या होता है, वेयर पी इज दी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पी क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम. ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और पी किसके इक्वल होता है, एमवी के इक्वल होता है. तो डी ब्रोगली ने आफ्टर ऑल ये रिलेशनशिप दिया था. ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, और वैसे भी ये आगे की जो रिसर्चेस हैं जो साइंटिस्ट ने की थी इस रिलेशन के बेसिस पे की थी, तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि उन्होंने प्रूफ कैसे किया. कि भाई उन्होंने रिलेशन तो दे दिया, अब प्रूफ कैसे किया. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो कुछ इस तरीके से था. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने ऐसे कहा था कि है ना, जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, जो पहले के माइक्रोस्कोप होते थे वो लाइट माइक्रोस्कोप होते थे. अब भी लाइट माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं, पर अब जो है एडवांस्ड माइक्रोस्कोप भी यूज होते हैं. ठीक है, पहले के जो माइक्रोस्कोप होते थे वो बहुत ज्यादा सिंपल होते थे. इन माइक्रोस्कोप के अंदर पता क्या होता था, जैसे लाइट का ना वेव नेचर, जो लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर या वेव प्रॉपर्टी, जो वेव प्रॉपर्टी होती है ना लाइट की, उसको यूज करके माइक्रोस्कोप बनाए जाते थे. ठीक है, कि लाइट आएगी माइक्रोस्कोप पे, और जो है माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है, मैग्नीफाइज के लिए यूज होता है ना, यूज्ड इन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप, हमें पता है ना. तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने ये दिया था कि जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जो पहले वाले माइक्रोस्कोप होते थे उसके अंदर जो लाइट आती थी ना, लाइट का वेव प्रॉपर्टी को यूज करके माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जाते थे. ठीक है, तो पहले वाले में ये कंसेप्ट यूज होता था. माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्निफिकेशन में यूज होते हैं. और अब के जो, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं डिफ्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं डिफ्रैक्शन. और डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन एक वेव प्रॉपर्टी है, एक वेव प्रॉपर्टी है.
तो आजकल है ना मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बड़ा यूज है। लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि और वो किस बेसिस पे बेस है, वो इस बेसिस पे बेस है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्शन शो करते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होती है, एक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स की भी वेव प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी वेव प्रॉपर्टी होती है ना। इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को यूज करके जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जाते थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आजकल डिजाइन किए जाते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन वैलिड है। और उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल से भी बताया था कि जैसे पहले वाले माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट की वेव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता था और माइक्रोस्कोप बनाए जाते थे, इन द सेम वे आज के टाइम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स शो डिफ्रैक्शन शो करते हैं। डिफ्रैक्शन क्या है, वेव प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रॉपर्टी का यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा यूज था ये। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हो गया था कि हाँ ये जो रिलेशन है, जो उन्होंने डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने जो रिलेशन दिया था, वो कंप्लीटली वैलिड है और अच्छा भी है, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, सपोज कोई भी आप साधारण सा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का मास हाई होता है, उनका मास हाई होता है, ठीक है। मास हाई होने की वजह से उनकी वेवलेंथ कम होती है। मास हाई होने की वजह से उनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से उनकी वेव प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम आर नॉट वेव प्रॉपर्टीज आर नॉट मेजर्ड स्पेक्ट्रोमेट्रिकली। इस वजह से उनकी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका मास हाई होने की वजह से वेवलेंथ उनकी कम होती है, इससे देयरफॉर वेव प्रॉपर्टीज हम उनकी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो भी हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनका मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, हमें पता है, ठीक है। देयरफॉर इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हाई होती है, तो इनकी देयरफॉर वेव प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड। वेव प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स कैन बी स्टडीड, ठीक है। इस वजह से वेव प्रॉपर्टीज इन पार्टिकल्स की स्टडी की जा सकती है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का हो गया, मास ज्यादा होता है, वेवलेंथ कम होती है, इसलिए उनकी वेव प्रॉपर्टी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम वेव प्रॉपर्टी इसलिए मेजर कर सकते हैं क्योंकि उनका मास कम होता है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब ये तो था आपका डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन, बहुत ही सिंपल था, इसमें हमें बहुत सी चीजें पता चली है। मेन ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इतना इनफ है डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन में, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बस न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने जैसे कहा था कि एक उस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? सिमिलरली वर्नर हिजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, और डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन के रिजल्ट को यूज करके ही उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ऐसे कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, जो इस स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल की, इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिफाइन the exact position of electron and its velocity or momentum। अब इसको समझते हैं। डेफिनेशन होगी कि क्या है, इट इम्पॉसिबल होता है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी और मोमेंटम। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है और इसके जैसे बहुत सारी जो है ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और बहुत सारी बाहर ऑर्बिट्स हैं। अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट के कहाँ, कौन से कॉर्नर पे, कहाँ पर प्रेजेंट है,
तो आप सपोज जैसे भी एक्सपेरिमेंट करके मेजरमेंट करके मुझे पोजीशन बता दोगे और मैं सपोज ये कहूँ कि इस पोजीशन पे ना मेरे को इसके इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन भी बताओ और उसी टाइम पर मेरे को इसकी वेलोसिटी भी बताओ, तो वो ऐसा आप नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम पे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता दो और एक ही उसी टाइम पे आप वेलोसिटी या मोमेंटम भी बता दो, तो इट इज इम्पॉसिबल। जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक रिलेशन दिया था वो रिलेशन है ये, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। उन्होंने ये रिलेशनशिप दिया था। ठीक है, ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसको वो करके लिखते हैं, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी, मैंने पहले ही बताया था पी क्या होता है, एम वी होता है ना पी, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और मास तो कांस्टेंट है इसलिए मास को हम बाहर निकाल सकते हैं, मास बाहर निकलेगा और डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो ये क्या स्टेट करता है, अब ये ऐसे स्टेट करता है, सपोज आपने ना पोजीशन किसी इलेक्ट्रॉन की, इफ यू नो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हमें पोजीशन पता है, ऐसे लिखती हूँ स्टेटमेंट में, इफ वी नो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इफ वी नो, अगर हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मींस डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल है। अब डेल्टा एक्स क्या है आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्योंकि हमें नहीं पता ना इसलिए अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होता है आपका ये, और डेल्टा पी एक्स क्या है यहाँ पे, या फिर डेल्टा वी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, और पी एक्स लिखोगे तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो अगर इफ वी नो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस डेल्टा एक्स स्मॉल है, डेल्टा एक्स स्मॉल है, देयरफॉर डेल्टा एक्स स्मॉल है तो आपका डेल्टा वी इज लार्ज, तो देयरफॉर वी कांट डिटरमाइन वेलोसिटी और मोमेंटम एट दैट टाइम। कहने का मतलब ये है कि इफ वी नो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है, इसका मतलब क्या है, सपोज आप मेरे को हाई डिग्री से कह रहे हो कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आप दे रहे हो कि हाँ मैम यहाँ पर होगा, ये सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्यूरेसी से आप कह रहे हो, तो डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना, इज स्मॉल, तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल ना साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्टली पोजीशन भी आप बता रहे हो उसी टाइम पे वेलोसिटी भी बता रहे हो, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा वी इज लार्ज। देखो वी कैन डिटरमाइन वेलोसिटी एट दैट टाइम, कि अगर आप मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे यहाँ होगा, तो उसी टाइम पे आप मुझे वेलोसिटी नहीं बता सकते एग्जैक्ट आपकी वेलोसिटी ये होगी। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया इसका जो भी है, तो इसका मतलब हमें ना कभी भी मतलब ऐसे पता नहीं चलता, एक टाइम पे एक ही चीज बता सकते हैं हम, या तो पोजीशन ही बताएंगे या वेलोसिटी ही बताएंगे। अगर सपोज किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया तो हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। देखो सपोज मैंने कहा कि मेरे पास कोई भी नोटबुक है, ठीक है, और मैंने कहा कि उस नोटबुक की थिकनेस हमें आपको फाइंड करके बतानी है, वो नोटबुक कितनी बड़ी है। सपोज मैं ऐसे लिखती हूँ, ये नोटबुक है, एक मिनट, सपोज ये कोई भी नोटबुक है, ठीक है। अब ये जो नोटबुक है, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे को ये कितनी ज्यादा थिक है, ये आपको बताना है, पर विदाउट द हेल्प ऑफ रूलर। मैं आपको कोई मीटर स्टिक नहीं दूंगी, कोई रूलर नहीं दूंगी, ठीक है। अब बताओ कि ये कितनी ज्यादा मोटी है, तो आप बिल्कुल भी ये कितनी थिक है तो आप मुझे नहीं बता पाओगे कि एक्यूरेट रिजल्ट तो आप दे नहीं पाओगे। आप सिर्फ एज्यूम करोगे कि हाँ ये इसकी इतनी मीटर लेंथ होगी, इतनी मीटर थिकनेस होगी, ये वो, आप एक्यूरेट रिजल्ट तो मुझे दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। और आपको एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए या फिर एक ऐसी मीटर स्टिक चाहिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट के पास ना इस थिकनेस की, ये थिकनेस थी, ये थी, इस थिकनेस से कम यूनिट्स का यहाँ पे मेंशन हो। मतलब कि जैसे सपोज हम ना कोई ऐसा रूलर लेते हैं, सपोज हमारा जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में वही रूलर देते हैं, ठीक है। उसको इस तरीके से उस पर बहुत सारे स्केल्स मार्क होते हैं,
ये सारे स्केल्स मार्क होते हैं उस रूलर पे। सपोज अब हमें कुछ भी कितने भी मीटर की लेंथ सपोज चाहिए होती है, सपोज मैंने कहा कि 5 मीटर की लेंथ है, सपोज ऐसे ही हमने कंसिडर कर लिया 5 मीटर की लेंथ है, तो 5 मीटर की जो लेंथ होती है, अब ऐसे भी हो सकता है, अब यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे मेंशन कर रखे हैं, जैसे ये 1 होता है तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे छोटी छोटी इससे कम की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, तभी हम उसको मेजर कर पाते हैं। अगर सपोज 5 मीटर की तो हमें मेजर करनी है और यहाँ पे 10 की लिखी हुई है, 20 की लिखी हुई है और अलग अलग, तो 5 मीटर की हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसी वजह से जिस भी थिकनेस को हमें मेजर करना होता है तो हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जैसे कि रूलर, ठीक है, जिसके ऊपर यूनिट्स छोटी लिखी हुई, ठीक है, छोटी यूनिट्स लिखी हुई। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट हमें, अगर सपोज मैंने आपको ये जो बुक दिखाई थी इसके आपको वो मेजर करनी है, थिकनेस मेजर करनी है, तो आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसके ऊपर जो यूनिट्स होगी वो उससे छोटी होगी, ठीक है। जैसे कि रूलर के अंदर होता है 1 होता है, 1.1 होता है, 1.2 होता है, डायरेक्ट ऐसे भी तो हो सकते हैं 1 से 5 हो, 5 से 10 हो, ठीक है। अब सपोज मैं आपको कहूँ कि 2 मीटर की मेरे को करके, तो आप 2 कैसे करोगे? 2 सेंटीमीटर की आप 2 कैसे इसमें से आइडेंटिफाई करोगे? सिर्फ आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना इसके अंदर कि जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से, है ना। तो छोटी, उससे छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सिमिलरली जैसे कि हम ऐसे एक्यूरेट नहीं बता सकते विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे बताओगे? इलेक्ट्रॉन के आप क्या सब एक्सपेक्ट करते हो कि आप जब एक जो बुक हम डेली यूज करते हैं उसकी ही हम थिकनेस विद द हेल्प ऑफ मीटर्स, विदाउट द हेल्प ऑफ मीटर स्टिक एक्यूरेट नहीं बता सकते, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन बता सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट? ऑफ कोर्स हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बतानी है, सपोज आपको कोई कहते हैं कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है, तो कोई आपको इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जिसकी डायमेंशन, वी नीड that instrument which has smaller units than the dimensions of electrons, ठीक है। तो अगर सपोज आपको पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बतानी है ना, तो आपको वो वाला इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी जिसके पास स्मॉल यूनिट्स होगी देन दैट, जो डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है उससे जो छोटी यूनिट होगी ना, तो आपको वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता सकते हो जब आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके पास छोटी यूनिट्स होगी देन द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली वी कैन डिफाइन और डेटरमाइन, जो भी लिखना चाहो, वी कैन डेटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिर्फ हम तभी बता सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब सपोज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, डायमेंशन नहीं होती इलेक्ट्रॉन की कोई, नो डायमेंशनलेस लिखते हैं, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो सपोज आपको कोई फोर्सफुली कह भी रहा है कि नहीं आप मेरे को पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ ही, क्या है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे बताओगे? सपोज आपने यहाँ पे इसके ऊपर सपोज कोई भी आपके पास मॉडल, आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से मतलब आपने लाइट से उसे इरेडिएट किया, ठीक है। सपोज आपने उसके ऊपर लाइट भी फेंकी है, तो लाइट से क्या होगा? अब लाइट के अंदर क्या है? फोटोन्स है, लाइट के अंदर फोटोन्स है। फोटोन्स होने की वजह से फोटोन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है, आप उसके ऊपर लाइट फेंक रहे हो, लाइट से इरेडिएट करवा रहे हो उसे, तो लाइट के अंदर क्या है? लाइट कंपोज्ड ऑफ फोटोन्स, लाइट तो फोटोन से बनी है। फोटोन्स क्या करेंगे? फोटोन्स इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज हो जाएगी, देयरफॉर वेलोसिटी आपको एक्यूरेट आ ही नहीं पाएगी। पोजीशन तो आप चलो बता दोगे, ठीक है, आप पोजीशन तो कैलकुलेट कर दोगे, फिर आप वेलोसिटी कैसे बताओगे? क्योंकि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि कोलिजन जैसे फोटोन है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी, देयरफॉर वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट वेलोसिटी, फिर हम वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो पूरे रिजल्ट को अगर मैं समराइज करूं तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से हुआ है कि सबसे पहले हमने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखी है कि ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि आप एक ही टाइम पे
पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी बता दो और उसकी वेलोसिटी बता दो। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था जो कि क्या था, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4πm। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने ये देखा था कि डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमने सब कुछ देख लिया। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट मतलब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की इस चीज़ को, कि जैसे हम कोई भी बुक होती है, बुक की थिकनेस सपोज कोई मेजर करने के लिए हमें कहें, तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना जिसकी छोटी यूनिट्स हो एज कम्पेयर टू द थिकनेस ऑफ द जो बुक है आपकी। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है तो आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके पास स्मॉल यूनिट्स हो देन द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो डायमेंशनलेस होता है। तो अब सपोज हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सपोज इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लाइट फेंक के देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप तब बता दोगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो आप बता ही दोगे उस केस में। तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज ना करके, वैसे तो इंस्ट्रूमेंट होता है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायमेंशनलेस होता है, तो आप कैसे मेजर करोगे। फिर हमने कोई दूसरा साइंटिस्ट ने दूसरा सोचा कि चलो लाइट से ही रेडिएट करवा देते हैं, क्या पता पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए। फिर जब साइंटिस्ट ने लाइट से इलेक्ट्रॉन को इरेडिएट करवाया तो फोटोन्स, तो पोजीशन तो पता चल गई, चलो आपने पोजीशन तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगी और जो है वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो चुका है ये कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब हम इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये क्या सिग्निफाइड है। देखो अब सिग्निफिकेंस लिखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है, सपोज देखो जैसे कि ना कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे एक डेफिनेट पाथ होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एक डेफिनेट पाथ में मूव करता है ना। तो जैसे वो डेफिनेट पाथ में मूव कर रहा है तो सपोज एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बता दो, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बता दो, उस ऑब्जेक्ट की आप पाथ भी बता दो, कौन सी पाथ वो चल रहा है वो भी बता दो। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसकी लोकेशन बता दोगे, उसकी वेलोसिटी बता दोगे। अगर आपने उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बता दी, आपने पाथ बता दिया, आपने जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है वो बता दिया, तो क्या अगर मैं थोड़ी देर बाद आपसे उसी ऑब्जेक्ट की पूछूंगी, उसकी जानकारी के बारे में, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो आप बता पाओगे ना कि थोड़ी देर बाद वो कहाँ पर होगा। हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अगर सपोज कोई एक बॉडी है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो उसकी अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फोर्स, पोजीशन, वेलोसिटी, पाथ जो भी बता सकते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंचा होगा, उसकी क्या पोजीशन रही होगी, उसकी क्या वेलोसिटी, क्या फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, तो हम ये बता पाएंगे, है ना। लेकिन जो है ना लेकिन इलेक्ट्रॉन, अब ये तो चलो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात होगी, ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात होगी, लेकिन अगर सपोज इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अब अभी पढ़ के आए कि अगर इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन बता रहे हो तो आप उसकी उसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते, है ना, हमें भी पढ़ के आए। तो फिर ये क्या है, तो हम इलेक्ट्रॉन की पाथ के बारे में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में अगर हम सिंपल बात करें, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं कर सकते। एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री वर्ड का मतलब होता है पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, path followed by moving object when forces are acting on it. जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो जो वो ट्रेजेक्ट्री होता है, ठीक है। तो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते। अब थोड़ा सा इसको और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखो जो अब तक हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट था, सपोज आप खुद ही भाग रहे हो, आप खुद ही भाग रहे हो, ठीक है, तो एक सपोज मैं हूँ और मैं थोड़ी देर बाद आपको नोटिस करती हूँ, मैं आपकी पोजीशन भी बता पा रही हूँ कि हाँ आप यहाँ पर खड़े हो, आप इस स्पीड से भाग रहे थे, आपने ये वाला, आप रोड पे, मतलब आप ये वाली पाथ फॉलो कर रहे थे और ये फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर बाद एज्यूम कर सकती हूँ कि हाँ आपकी पूरी जर्नी को देख के कि हाँ आपने 1 घंटे में इतना सब कुछ किया, तो मैं थोड़ी देर बाद कहूँगी कि हाँ 2 घंटे के अंदर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे।
ऐसे मैं एज्यूम कर सकती हूँ। चलो ये तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी, पर इलेक्ट्रॉन की तो स्टोरी हमने अभी पढ़ के आए हैं कि इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता पा रहे हो एक टाइम पे, तो आप वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। अगर आप एक टाइम पे वेलोसिटी बता पाओगे तो उसी टाइम पे आप पोजीशन नहीं बता पाओगे, है ना। तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट की तो ट्रेजेक्ट्री बता सकते हैं कि वो कौन सी पाथ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो आप मूविंग ऑब्जेक्ट की तो पाथ बता सकते हो जब जो भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं बता सकते। अब है ना, हम कुछ केस लेके चलते हैं, जैसे कि देखो केस तो क्या ही है, वो बस ऐसे थोड़ा सा मतलब कि समझने पॉइंट ऑफ व्यू से है। सपोज है ना, हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखते हैं। सपोज मैंने ना 5 मिलीग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने 5 मिलीग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू यूज करके देखती हूँ। देखो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये था, ये हमने लिखा था ना हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम सपोज इक्वल टू का साइन ले, एच 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस यही होती है, ठीक है, 4 इंटू में पाई की वैल्यू सपोज मैंने 3.14 ली, और सपोज मैं इसको ऐसे लूँ कि जैसे यहाँ पे ये लिखा था डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी, और यहाँ पे फिर एम था, ठीक है। तो यहाँ पे एम सपोज मैंने 5 मिलीग्राम ले रखा है, 5 मिलीग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे ही अगर आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस 5 मिलीग्राम के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो, तो जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो बहुत ज्यादा छोटी आएगी। ये जो वैल्यू आप अगर सपोज सॉल्व करते हो ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू आएगी। अब इस स्मॉल वैल्यू क्या है? ये इनसिग्निफिकेंट है। दिस वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट, दिस वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट। और 5 तो मैंने बहुत ही ज्यादा, एक्चुअली 5 मिलीग्राम तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। सपोज 10 रेज़ टू पावर -5 करो यहाँ पे, 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। ये 5 तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। इस वजह से 10 रेज़ टू पावर सपोज मैंने -5 ले लिया, या और भी ज्यादा आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो आप जो ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? बहुत ज्यादा छोटी आएगी, छोटी आएगी ना वैल्यू। उसके बाद सपोज, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन की ही बारे में, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, जूल है जूल। अब मास क्या होता है? 9.1 इंटू समथिंग होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, इतनी फिगर आ जाएगा यहाँ, तो आंसर आएगा वो आपका इतना होगा कि आप उसे कैलकुलेशन में यूज कर सको, ठीक है। कैलकुलेशन में आप यूज कर सको तो आपका इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये पूरा जो हमने देखा है, मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट का निकालना है, आपने इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इसका मतलब क्या है कि सपोज आप जब मिलीग्राम के साइज के साथ डील कर रहे थे, उससे हैवी के साथ डील कर रहे थे, तो आपकी जो वैल्यू आई वो इनसिग्निफिकेंट आई, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आप रियली उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइक्रोस्कोप के ऊपर लिया, जैसे माइक्रोस्कोपिक थिंग के लिए लिया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, तो आपकी वो लार्जर वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो लार्जर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर सपोज सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की कोशिश करो, तो आप जो है वेलोसिटी उसी टाइम पे, मतलब वही हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बार बार जो भी है वो करता है, ठीक है। तो आप जो प्रिसाइज सपोज आप देना चाहो ना स्टेटमेंट, अगर आप देना चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन की और मतलब एक ही टाइम पर इसकी, मतलब ये तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब इस प्रिंसिपल को अगर आप इसके ऊपर लगा के देखते हो तो ये बात चल रही है, ठीक है। और एक मिनट, हाँ बस इतना ही आज के लेक्चर में, एक्चुअली इतना ही काफ़ी रहेगा। अब थोड़ा रीज़न देख लेते हैं कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा क्या था, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इतनी ज़्यादा फेवर मिली, ठीक है। बोहर्स मॉडल ने ऐसा क्या नहीं बताया था जो कि था, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो बोहर्स मॉडल ने ऐसा क्या नहीं बताया था जो इन्होंने बताया था, या फिर इस मॉडल को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिली? एक्चुअली उन्होंने जो कहा था ना क्या कहते हैं उसे, बोहर्स मॉडल,
बोहर्स मॉडल के फेलियर की बात करते हैं। बोहर्स मॉडल फेलियर। बोहर्स मॉडल ने क्या नहीं लिया था? सबसे पहले उन्होंने डुअल बिहेवियर, जो ईएम रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है ना, उन्होंने वो नहीं लिया था। ईएम रेडिएशन का डुअल बिहेवियर उन्होंने नहीं लिया था कि कैसे ईएम रेडिएशन होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने है ना, मतलब डुअल, बस यही है मेन, तो इसका पूरा का पूरा यही है, बस रीजन इसका यही है कि जो बोहर्स मॉडल फेलियर था वो इसी की वजह से था, क्योंकि उन्होंने डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन नहीं लिया था। मतलब कि ईएम रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, तो बोहर्स ने ये एग्जिस्टेंस में नहीं लिया था, जिसकी वजह से बोहर्स ने बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब जो आपने जितना भी इस टॉपिक में किया है ना, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अंदर इतना काफी है थ्योरी पोर्शन से। बोहर्स मॉडल फेलियर का मेन रीजन यही है, ठीक है। उसके बाद आपने किया है सपोज डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन में, आपने जितना पढ़ा है उतना इनफ है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल की जैसे ही मैंने कहा था, कल भी कहा था कि एक अलग से वीडियो अपलोड होगी, तो उसके अंदर हम सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।